अब हम बात करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इस कॉन्सेप्ट पे बेस कर रही है कि जिस एंशिएंट इजिप्शियन में ना सिविलाइजेशन के अंदर हर बंदे के दो नाम होते थे। एक होता था उसका ट्रू नेम एंड गुड नेम, और दूसरा लिटिल नेम और ए ग्रेट नेम। हाँ, जिस तरह हमारे यहाँ निक होता है, निक घर के अंदर। अब मसला ये है ना, हमारे यहाँ निक तो बाहर भी मशहूर हो रहा होता है और जो उसका असल नाम होता है वो कोई जानता ही नहीं है। तो ये यहाँ पे इजिप्शियंस के अंदर भी ये था कि वो जो लिटिल नेम होता था ना, वो गुड या लिटिल नेम वो तो पब्लिक हो जाता था, लेकिन जो ग्रेट नेम जिसको बोलते थे या ट्रू और ए ग्रेट नेम, वो कंसील ही रखा जाता था। वो सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स को ही पता होता था। ठीक है, तो दैट वाज उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ पे जो क्रिप्टोग्राफी है, अभी तक हमने जो देखी है क्रिप्टोग्राफी, उसमें हमने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी देखी है। जिस तरह आप एईएस का केस देख लें, उसमें एक ही की है, दोनों तरफ इस्तेमाल हो रही है, उसी से इनक्रिप्ट भी हो रहा है, उसी से डिक्रिप्ट भी हो रहा है। और इस तरह की कीज को हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कंट्रास्ट में दूसरी तरफ हमारे पास है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसमें हमारे पास एक पेयर ऑफ कीज अवेलेबल है। पेयर ऑफ की में से मतलब दो कीज हैं, एक वन इज मेड पब्लिक, एक की जो पब्लिक में मशहूर है, और दूसरी की है प्राइवेट, जो हर बंदे के पास इंडिविजुअल अपनी अपनी है। इवन हर बंदे का पब्लिक प्राइवेट पी पेयर ही सेपरेट है एज कंपेयर टू अनदर पर्सन। मींस अगर मेरे पास भी मेरा अपना पब्लिक प्राइवेट के पेयर होगा की का, और आपके पास आपका अपना होगा। Mean if I want to communicate with you, I have to encrypt the data with the public key of you individual. For example, I am sending the data to मुदस्सिर और हारून, तो मुझे अगर मुदस्सिर को डेटा सेंड करना है तो मुझे मुदस्सिर की पब्लिक की के साथ अपने उस डेटा को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। देन आई विल सेंड इट टू द मुदस्सिर। लाइकवाइज जो भी मुदस्सिर को डेटा सेंड करेगा वो मुदस्सिर की पब्लिक की ही इस्तेमाल करेगा, और इन रिस्पॉन्स के मुदस्सिर ने उसको डिक्रिप्ट करना है तो उसके पास उसकी अपनी प्राइवेट की मौजूद है, तो वो प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर देगा। सेम इज द केस फॉर द अदर पर्सन। कोई दूसरा पर्सन है XYZ, उसके लिए जब डेटा भेजना है तो उस पर स्पेसिफिक पर्सन का पब्लिक का पेयर इस्तेमाल होगा, पब्लिक की इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसको हम एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो कीज हैं, टू कीज का कॉन्सेप्ट, ना कि सिंगल की का कॉन्सेप्ट। पब्लिक की इस्तेमाल क्यों हुई? पब्लिक की को इस्तेमाल करने के लिए एक तो वजह थी। एक तो ये थी कि इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। दूसरी ये कि क्योंकि की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक की के अंदर सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे इशू कोई नहीं है, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द हेल्प ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। जो भी बंदा रजिस्टर होगा वो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से रजिस्टर होगा। वो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उसके लिए दो पेयर्स ऑफ की जनरेट करेगा। एक की जो है प्राइवेट उसको दे दी जाएगी और पब्लिक उसको सर्वर के ऊपर रख ली जाएगी। अब जब भी कोई उसको लिए डेटा सेंड करेगा तो उस पब्लिक पे की जो सर्वर के ऊपर अवेलेबल है वहां से उसका वो वाली की उठाएगा और उसे एनक्रिप्ट करके डेटा सेंड कर देगा, दूसरी साइड उसको डिक्रिप्ट कर लेगी। दूसरी वजह क्या है? डिजिटल सिग्नेचर की, जो मैं अभी पहले हम कुछ देर पहले पिछले टॉप चैप्टर में हम ये बात कर रहे थे कि हाउ टू वेरीफाई अ मैसेज दैट कम्स इंटैक्ट फ्रॉम द क्लेम्ड सेंडर, और क्लेम्ड सेंडर का ऑथरशिप भी हम उसके साथ इंटैक्ट करें। तो ये चीज़ हम कैसे इंश्योर करेंगे? इट कम्स फ्रॉम द क्लेम्ड सेंडर। डिजिटल सिग्नेचर इसके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैसे करता है? हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के अंदर डिजिटल सिग्नेचर को जब कवर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे होता है। देन टू कीज के अंदर हम इंक्रिप्शन के लिए भी पब्लिक की से हम इंक्रिप्ट भी करते हैं और उसका सिग्नेचर भी वेरीफाई करते हैं। प्राइवेट की से हम
डिक्रिप्ट भी करते हैं और उसको मैसेज को साइन भी करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। लेट्स से वी हैव जॉय, माइक, एलिस, टेड, जिस तरह मैंने पहले कहा, हर एक का अपना अपना पब्लिक की है, अवेलेबल है। अगर बॉब ने सेंड करना है डेटा, एलिस ने सेंड करना है बॉब को, तो वो एलिस जो है वो बॉब की बॉब ने अगर सेंड करना है एलिस को डेटा, तो बॉब ने एलिस की पब्लिक की से डेटा को इनक्रिप्ट करना है एंड सेंड ऑन द अदर साइड, और एलिस अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए उस डेटा को डिक्रिप्ट कर देगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन भी कर लेते हैं आपस में कि सिमेट्रिक और पब्लिक की का कंपैरिजन कैसा है। So the same algorithm with the same key is used for encryption and decryption. दूसरी साइड पे एल्गोरिदम तो वो है लेकिन सेम है, लेकिन पेयर ऑफ कीज है, एक पे की नहीं है। तो कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर हमारे पास सेम की शेयर होती है दोनों साइड पे। इस दूसरी साइड पे हमारे पास सिर्फ पब्लिक की जो है एक की आपको सीक्रेट रखना है, वो प्राइवेट को सीक्रेट रखना है। बाकी तो पब्लिक की है, वो उसको तो वो पब्लिकली सबको अवेलेबल है, तो वो तो अवेलेबल होनी भी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, द नेक्स्ट है क्या कि द की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट। तो इनमें से दो में से एक को आपने की को सीक्रेट रखना। तो बाकी दो जो पॉइंट्स हैं जिसमें must be impossible or at least impractical to decipher a message if no other information is available। तो आपका एल्गोरिदम हार्ड होना चाहिए जिसको आप जल्दी से डिक्रिप्ट ना कर, कोई बंदा उसको क्रैक ना कर सके। सेम थिंग एग्जिस्ट इन द पब्लिक की एज वेल। तो नॉलेज क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज ऑफ द एल्गोरिदम का पता होना ज़रूरी नहीं होना चाहिए, तब भी आप उसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी होनी चाहिए कि आपको जब तक की पता ना हो वो क्रैक ना हो सके। तो यहाँ पे भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब हम इसको अगर हम क्रिप्टोनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें ना, तो जब इंक्रिप्शन हो जाती है, यानी सोर्स ने बी एक सोर्स ए ने बी को डेटा सेंड किया तो इंक्रिप्ट करके भेज दिया उसकी पब्लिक की के साथ। तो अगर सेंटर में जो क्रिप्टोनालिस्ट है वो क्या करेगा, वो इसको इंटरसेप्ट अगर करता है तो उसको दो चीजें बनानी पड़ेंगी। एक ये कि उसको प्राइवेट की भी जज करनी है, साथ साथ उसको प्लेन टेक्स्ट भी जज करना है, विच वुड बी वेरी हार्ड फॉर अ पर्सन इन ऑर्डर टू गैस व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इसलिए दैट्स वेरी डिफिकल्ट, और इसको फर्दर डिफिकल्ट भी इस तरह किया जा सकता है कि अगर हम 2 राउंड इस पे लगा दें। 2 राउंड्स के आप देखें सेम सिनेरियो है लेकिन थोड़ा सा वेरिएड सिनेरियो है। किस तरह के सोर्स ने एक दफा मैसेज सेंड करना है और उस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दे, बजाय के पब्लिक से वो अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर रहा है और उसके बाद इसको डेस्टिनेशन की पब्लिक की से दोबारा इनक्रिप्ट कर रहा है, यानी 2 राउंड्स ऑफ इनक्रिप्शन इसके ऊपर लगा रहा है। अब दूसरी साइड इसको ऑब्वियसली रिवर्स फॉर्म में यूज करेगी। रिवर्स फॉर्म में कैसे कि पहले जो लास्ट स्टेप है जो वो पहले परफॉर्म होगा, और फिर जो फर्स्ट पहले परफॉर्म हुआ था वो लास्ट पे परफॉर्म होगा। यानी अब इसने पब्लिक की से आखिर में इसको इनक्रिप्ट किया था, वो भी डेस्टिनेशन बी की पब्लिक की से, तो ये अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर देगा। जब एक दफा डिक्रिप्ट हो गया तो उसके बाद वो उसकी ए की पब्लिक की से इसको दोबारा डिक्रिप्ट करके टू गेट द ओरिजिनल मैसेज बैक। अब अगर हम इस तरह करते हैं तो दैट विल इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी 2 टाइम्स। तो इसमें हमारे पास इंट्रूडर के लिए या हैकर के लिए या क्रिप्टोनालिस्ट के लिए ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि ये इधर हुआ क्या, राइट। तो चांसेस ऑफ एरर भी ज़्यादा हो जाएंगे जब हम। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि जब हम पब्लिक की एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। दो मशहूर जो एल्गोरिदम दो जो पब्लिक की के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो एक तो RSA है, दूसरा है एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। ये तीनों आपको ना सिर्फ दोनों आपको ना सिर्फ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि डिजिटल सिग्नेचर अलोंग विद द की एक्सचेंज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने सिंपल की एक्सचेंज करना है तो की एक्सचेंज के लिए आप सिंपल डेफी हेलमैन भी यूज किया जा सकता है, वो भी हम नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे इसको।
डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, ये जिसको डीएसएस बोलते हैं, दैट्स ओनली बीन प्रोवाइडेड फॉर द डिजिटल सिग्नेचर, ये फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसके अलावा और कोई नहीं करता। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द RSA. RSA is an algorithm being devised by the Ravish Shamir and Edelman of MIT in 1977. तो इसमें हम प्राइम नंबर यूज कर रहे होते हैं और फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, तो इसलिए ये फैक्टराइजेशन इसको हार्ड बना देता है इन ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। ये आपके सामने लिखी हुई है, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी हार्ड हो जाती है। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे, पहले पहले एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ये एल्गोरिथम अप्लाई करना और सॉल्व करना पता लग जाए। ठीक है, अच्छा अच्छा, एल्गोरिथम काम कैसे करेगा कि सबसे पहले आपने मैसेज लेना है, मैसेज इज एम यहाँ पे हम जो ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द हैश ऑफ द मैसेज। हैश ऑफ द मैसेज में हमने ये चीज देख सोच ऑलरेडी स्किप की है इसमें कि अपना जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें आपने उसको हैश कन्वर्ट किया है, तो हैश जब आप लेंगे उसका, तो वो ऑब्वियसली एक हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। उस हेक्साडेसिमल को दोबारा हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और देन उस पे मॉड अप्लाई किया ताकि वो विद इन द रेंज आ जाए। तो मैसेज का जो हैश है ना, वो आपका वो n से छोटा होना चाहिए। n क्या चीज है? n इज ए मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। आएगा कैसे अभी हम देखेंगे कि ये n आएगा कैसे। ठीक है, बस n के लिए फिलहाल आप ये माइंड में रखें, n इज ए नंबर दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट ऑफ, यानी वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है ऑफ टू प्राइम नंबर, इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और m जो कि हैश ऑफ द मैसेज है, दैट शुड बी लेसर देन द, ठीक है आगे। PU determines the public key. E is a number that we will using, choosing a number, वो भी किसी बेस पे हम चूज करेंगे, अगली नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंफर्म हो जाएगा। तो PU stands for the public key, और पब्लिक की हम E और N ये दोनों पब्लिक की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, E would be probably mostly been used as a public key और N is a multiplicative product of the two prime numbers। यहाँ पे हमने साइफर टेक्स्ट जब इसका यूज करेंगे तो साइफर इज बीन कैलकुलेटेड एज e रेज टू द m रेज टू पावर e मॉड ऑफ n, और m के लिए ये ये कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। अच्छा, जब ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ गया, डी साइफर करने के लिए हमने ऑब्वियसली प्राइवेट की यूज करनी है, और प्राइवेट की में हमारे पास d वुड बी अ नंबर दैट इज कमिंग फ्रॉम आल्सो फ्रॉम सम कैलकुलेशन। और उस कैसे आएगा अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। देन वी हैव एन एंड ऑल दैट। ठीक है, और सी रेज पावर डी मॉड एन। अब हम इसको फर्दर जरा एलैबोरेट कर लेते हैं अगली स्लाइड में, ताकि ये बात आपको समझ आ जाए। लेट्स टेक टू नंबर्स, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम दो नंबर्स को का हम साथ साथ इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अच्छा, होल्ड ऑन। सही है, थोड़ा सा इसको पहले समझ लें, फिर हम एग्जांपल एक इसकी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि P और Q दैट वुड बी आर टू प्राइम नंबर्स। आप P और Q कोई भी दो प्राइम नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइम नंबर का तो आपको पता है कि प्राइम नंबर होता क्या। ठीक है, क्या होता है वैसे प्राइम नंबर? हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो साथ साथ हम एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। लेट्स चूज 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर ले लें जी। क्या नंबर लें हम? पी को 11 ले लेते हैं। पी को हम 11 ले लें, 11 इज ए प्राइम नंबर। क्यू को हम 13 ले सकते हैं, 13 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने n फाइंड आउट करना है। सो n फाइंड आउट करने के लिए n इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 इंटू 13। 11 इंटू 13, साथ साथ कैलकुलेटर खोल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आप 143। गुड। अच्छा, 143 आपके पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाई ऑफ एन। फाई ऑफ एन विल बी कैलकुलेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? फाई ऑफ एन को आप कैलकुलेट करेंगे 1 लेस देन पी इंटू 1 लेस देन क्यू। यानी फाई ऑफ एन जो आपका आएगा 1 लेस देन पी इंटू 1 लेस देन क्यू। 1 लेस देन पी क्या आपके पास 10, और 1 लेस देन क्यू क्या आपके 10 पास into 12। 10 इंटू 12, दैट वुड बी 120। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज चूज अ रैंडम इंटीजर। हमने एक रैंडम इंटीजर लेना है जो कि ई होगा एंड दैट शुड बी लेसर देन फाई ऑफ एन। यानी एक ई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि फाई ऑफ एन से लेस हो, लेकिन ई का और फाई ऑफ एन का जीसीडी जो है वो 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम चूजिंग ई एज 3। फाई ऑफ एन हमारे पास क्या है? जो कि है जी 120। अब अगर मैं ई के 3 के फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे पास 3 के कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं? इसके आगे अगर मैं फैक्टर इसके बनाऊं तो 1 और 3 इसके मेरे पास 2 फैक्टर बनते हैं। ठीक है, 120 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 120 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर लूं ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ जाए। 120 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 1 उसका फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, ठीक है, 10 है, 12 है, एंड सो ऑन। अब इन दोनों में देखें कॉमन कौन सा फैक्टर है? कॉमन भी हो और बड़ा नंबर भी हो। 3। अब इसका मतलब है 2 मैं है, 3 है, 3। 3 है। इसका मतलब है कि मैं इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ये जो नीचे कंडीशन लगी है ये कहता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ नंबर्स शुड बी 1। तो इसका मतलब है मैं 3 को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। हाँ, 3 को यूज नहीं कर सकता तो फिर मुझे 3 की जगह कोई और चीज चेंज करना, नंबर चेंज करना पड़ा। इसका मतलब है मैं ई 3 को एज ई यूज नहीं कर सकता। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आई नीड टू चेंज माई नंबर। तो मैं नंबर कौन सा चेंज करूंगा? लेट्स से आई एम राइटिंग डाउन हियर 7। अगर मैं 7 रखूं तो अब मुझे बताएं। 5 एन को भी चेंज कर सकते हैं ना? नहीं, phi of n remain the same because it is a calculative product that is coming from 1 less than p and 1 less than q. आपने e को सिलेक्ट करना है। आप phi of n तो ऑलरेडी ओके सर। कैलकुलेटिव नंबर है, वो तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर e को मैं 7 रखूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कैसे? देखिए ना, ऐसे होगी कि 7 120 के फैक्टर्स में आता है? नहीं आता। और 7 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 और 7। ठीक है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये 1 और ये 1। तो मैं इस कंडीशन को ट्रू कर सकता हूं, जीसीडी ई ऑफ ई एंड फाई ऑफ एन इक्वल्स टू 1।
हो गई ना ट्रू। तो हर प्राइम नंबर नहीं ले सकते आप, कोई भी नंबर ले, हाँ इनके इनके अलावा ले सकते हैं, हाँ इस तरह का कोई नंबर ले सकते हैं आप, 17 भी ले सकते हैं। तो ई आप कोई इस तरह का नंबर ले सकते हैं जो कि 1 ले लें सर। नहीं, 1 से ग्रेटर होना चाहिए ना, ये देखें ना, ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये भी है, अच्छा ई शुड बी 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 120 से लेस होना ठीक चाहिए। तो ई शुड वुड बी स्पेसिफिक नंबर, ठीक हो गया। रिलेटिव भी होगा। रिलेटिव किससे होगा? रिलेटिव ऑफ फाई ऑफ एन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करते हैं कोई एग्जांपल, उसमें आपका फाई ऑफ एन चेंज हो जाता है, तो जो ये ई वाला नंबर है ये भी चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स इन इट। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डी फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ई डॉट डी इक्वल्स टू 1 mod ऑफ फाई ऑफ एन। ये मैं बाकी सारी चीजें अरेज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये आ जाएगा, सॉरी, एन ई डी mod ऑफ फाई ऑफ एन इक्वल्स 1। अब ई तो मुझे पता है कि 7 है, डी मुझे कोई ऐसा एक नंबर चाहिए जब मैं उसके साथ मॉड ऑफ 120 लूं तो आंसर मेरे पास 1 आना चाहिए। डी मेरे पास एक ऐसा नंबर हो जब मैं उसे 7 से मल्टीप्लाई करूं, तो जब मैं उस 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं उसका मॉड लूं तो वो 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरह का कोई नंबर देखूं तो 7 को अगर मैं 1/7 करेंगे। 1/7 नहीं, मॉड भी लेना है ना? जी नहीं, 1/7 नहीं कर सकते ना? वो दूसरी साइड पे ना सर, वो 1 नहीं 1 आप, mod फाई एन आना चाहिए ना। तो हाँ तो देखें, आपको यहाँ पे क्या चीज चाहिए? या तो मल्टीप्लीकेशन किसी ऐसे नंबर से 120 से मॉड लेना है, किसी ऐसे नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो या तो हमारे पास आंसर आ जाए 121 या हमारे पास आंसर आ जाए 241। ठीक है, तो 121 क्या आ सकता है अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर को? तो सर वो नेट चला गया था, एक बार रिपीट कर दें। मैं दोबारा बोलता हूँ, 7 को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जब आप उसको उसका मॉड लें तो वो 120 से, जब आप उसका मॉड 120 से लें तो वो 1 आना चाहिए। तो 120 से मॉड कब 1 आ सकता है? कि जब आपके पास इधर मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट जो है 7 और उस नंबर का, या तो वो 1 to 1 आ जाए, 1 to 1, उसका 1 to 1 का मॉड 120 लेंगे तो आंसर वुड बी 1, या 120 को अगर डबल कर दें तो 240 बनता है, तो 241 अगर आ जाए तो 241 भी नहीं हो सकता। अगर या फिर 120 को अगर आप डबल कर दें तो 360 हो, तो आपको 361 चाहिए। तो 360, ये थोड़ा सा आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। सर आप ये कह रहे हैं ना कि हमने 7 को किसी ऐसी चीज से, नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जब वो जो आंसर आएगा उसका मॉड लेंगे फाई ऑफ एन से, तो आंसर में 1 आएगा हमारे पास। हाँ, तो इसमें अगर 1/7 से भी 7 को ले लें तो 1 आएगा, 1 प्लस देखिए फाई ऑफ एन 1 आपके by पास 1 ही 7, आएगा। देखिए 1 by 7 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। ये दो चीजें डिफरेंट है। 1 by 7 is not a multiplicative inverse of 7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि जब आप उसका मॉड लेना तो तब भी 1 आना चाहिए। 1/7 करेंगे तो मॉड जो आंसर है वो 120 से कम आएगा, तो इसलिए हम वो ठीक नहीं हो ले गया सर। सकते। ठीक हो गया, तो इसलिए हम वो नहीं ले सकते ना। यस सर। ठीक है,
तो ये ठहरे ओके जरा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है यार, हो जाएगा, टेंशन ना लें। सो थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं। बाद दफा मुश्किल भी हो जाती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठहरें, थोड़ा सा मैथ्स करने दें, हो जाएगा। एक मिनट, 17 इंटू अभी तो पार्टी स्टार्ट ही नहीं हुई यार। सर इसमें इतना फास्ट समझ में नहीं आ रहा, तो क्लास में आपको दोबारा कराना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की। क्यों दोबारा क्यों कराना पड़ेगा? ऑनलाइन आपको पता है कौन नहीं क्लास लेता है सर। ये तो हम 2-3 बंदे बैठे हैं, बाकी तो पता नहीं किधर है। कौन नहीं ले रहा क्लास, सारे बैठे हैं यहाँ। सारे इधर ही हैं यार। सारे बैठे हुए हैं। सर बस टेनिस लेता है, ट्रिकी तो है काफी। uh, 7 सर टेनिस ले लें। एक मिनट यार, एक मिनट सब्र करो, अटेंडेंस भी ले लेते हैं। मिल गया नंबर, जरा मुझे चेक करने दें। मिल गया 721 मॉड। यस गुड। हाँ जी, तो हमारे पास नंबर आ गया है। यानी अगर हम 7 को मल्टीप्लाई नहीं 103 से अगर मल्टीप्लाई करें, मॉड ले लें 120, तो आंसर वुड बी 1। कैसे? 7 को जब आप 103 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 721 आंसर आता है। 721 का जब आप मॉड 120 लेते हैं, अपने साथ कैलकुलेटर्स ऑन कर लें, तो आंसर वुड बी 1। तो इसका मतलब है आर डी जो है इस केस में, दैट वुड बी 103। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई?
सर ये क्या कैलकुलेशन आपने की है जिससे आपको ये आइडिया हो गया कि बार बार कर करके या फिर ये कोई ट्रिक है? मल्टीप्लाई करके देखें, आसान वे क्या है, या मुझे 120 का डबल करूं मुझे मिल जाए, 120 का मैं डबल करता हूं, 120 का डबल करूं 240 मिल गया, ठीक है। 240 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 7 के टेबल पे, नहीं पूरा नहीं डिवाइड हो रहा, ठीक है। यानी मुझे 241 अगर होता तो मेरे पास आ जाता, अगर मैं 241 को 7 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर नहीं आता, यानी पॉइंट्स में वैल्यूज आती हैं। तो मुझे डिजिट चाहिए, मुझे पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए। दोबारा इसी तरह अगर मैं 120 का 3 टाइम्स कर लूं तो 360 बन जाएगा, वो भी मेरे काम का नहीं है। इसी तरह मैं उसको डबल करता रहूं, तो जब मैं उसको डबल कर रहा हूं तो डबल करते करते मुझे वैल्यू मिल गई, यानी आप समझ लें कि 120 का मैंने टेबल पढ़ा है, ठीक है। और जहां मुझे वैल्यू मिली उसको मैंने वो देखा कि क्या वो मल्टीप्लिकेटिव है 7 का, उसको डिवाइड करके 7 पे देखा तो ये मुझे 7 to 1 मिल गया। 7 to 1 पे जब मैं डिवाइड करूंगा 7 पे तो दैट वुड बी 103, और अगर 720 जो है, अगर 720 को 120 पे डिवाइड करूँ ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं आता। तो इसका मतलब है 721 जब होगा तो मेरे पास जिस तरह 240 पूरा पूरा डिवाइड होता था, 241 पे एक बच जाता था 120 पे जब आप डिवाइड करें। इसी तरह 360 पे 120 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन 361 पे एक बच जाएगा। तो मुझे वो नंबर चाहिए जिसपे एक बच जाए, रिमाइंडर एक बच जाए। तो इस तरह मैंने फाइंड आउट कर लिया कि 103 वुड बी दैट नंबर, ठीक है। वंस आई हैव दिस, तो मेरे पास अब दो चीजें आ गई हैं। मैं थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूँ ताकि आप अपने पास लिख लें। इधर गया मेरा रेजर, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या लिया हुआ कि नहीं किया? गुड। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दो चीजें आ गई हैं। एक मेरे पास ई आ गया जो कि हमने 7 सेलेक्ट किया था, दूसरा हमारे पास डी आ गया जो कि हमारे पास 103 है, तीसरी कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब पी यू क्या है? ये पी यू इज पब्लिक की हमारे पास क्या आ गई है? ई और एन। ई क्या है हमारे पास? 7, एन क्या है? 143, ठीक हो गया। पी आर हमारे पास क्या है? डी और एन। डी क्या है हमारे पास? 103, और एन क्या है? 143, ठीक हो गया। ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए। अब ये आपने ये दो चीजें लिख लें। इसके बाद हमें क्या चीज चाहिए? अब हमें वी नीड टू इनक्रिप्ट अ मैसेज। वन 103 कैसे? एन इज ए, नहीं वो फाई ऑफ एन है, वो फाई ऑफ एन है। ये हमने एन लिखा है, एन की वैल्यू 11 और 13 को मल्टीप्लाई करने से एन आता है, ठीक हो गया। तो ये हमने ये दो नंबर निकाल लिए 103। अब हमने क्या करना है? एम एक नंबर सेलेक्ट करना है जो कि पिछली स्लाइड में था, एंड इट शुड बी लेसर देन एन, ठीक है। एम एक ऐसा हैश वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है जो कि 143 से कम हो। तो लेट से मैं एम को 14 ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर है, वो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं इसको 14 ले रहा हूँ। तो एम, अगर साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एम रेज़ टू पावर ई मॉड ऑफ एन। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, एक मिनट, हाँ जी, मॉड ऑफ एन, ठीक है। एम रेज़ टू पावर ई 14 रेज़ टू द पावर 7, और मॉड इसका ले लें 143। मॉड लेने का आसान वे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो आपको फिजिकल क्लास में बता दूंगा।
तो यहाँ पे फिलहाल आपने अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, वो भी मोबाइल ये लैपटॉप वाला। तो 14 raised to the power 7 for the sake of your question, 14 raised to the power 7, हाँ वैल्यू 105 मिलियन आती है। हम वैसे उधर और भी क्वेश्चन इसके करेंगे, वो छोटे वाली वैल्यूज ले लेंगे। तो अच्छा इसका हम ले लेते हैं जी मॉड लेंगे 143 के साथ, तो ये हमारे पास 53 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अपने पास सी की वैल्यू लिख लें 53। ठीक हो गया, सी की वैल्यू 53 लिख लीजिएगा। ठीक हो गया। अब मेरे पास तो क्योंकि जगह खत्म हो गई है, इसलिए मैंने तो इसको अरेज करना है, तो आपके पास तो जगह खत्म नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से लाइट। तो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई थी जी 53। अब हमने एम निकालना है इसमें से, तो ये हमारी साइफर टेक्स्ट की वैल्यू आ गई है। एम निकालना है तो सी रेज टू द पावर डी मॉड ऑफ एन करना है। सी रेज टू सी क्या है हमारे पास 53 रेज टू द पावर 103 मॉड 143। तो अगर मैं अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करूं 53 mod 153 sorry not mod 53 raised to the power 103 mod 143, तो ये मेरे पास 14 अगेन आ जाता है। तो ये इस मीन दैट मैंने जो मैसेज 14 से स्टार्ट किया था, तो डिक्रिप्टेड मैसेज भी मेरा 14 आ गया। तो दैट्स हाउ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज बीन प्रूव्ड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एक छोटी एग्जांपल लेनी है, यानी पी एंड क्यू स्मॉल ले लें। मैं कहता हूँ पी आप ले लें 3 ले लें, क्यू आप ले लें 7 ले लें। ठीक है, इससे आप ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एम अपनी मर्जी का ले लीजिएगा, बाकी सारी इसको एक दफा घर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास फिजिकल क्लास में इसको फिर देखेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ 53 रेज़ टू पावर 103 मॉड 143 किया। ये कैलकुलेटर, ये जो इसका कैलकुलेटर है लैपटॉप का, इससे ये कैलकुलेट हो जाता है। ठीक हो गया, तो यूं इसको ये सॉल्व किया जाता है। आपने एज एन एग्जांपल छोटा नंबर ले लें, छोटे 2 प्राइम नंबर ले लें, उससे कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, एम आपने अपनी मर्जी का लेना है, ई भी आपको पता है कि आपने किस तरह लेना है ई को, ई की वैल्यू, और कैलकुलेशन करके देखिएगा एक एग्जांपल के तौर पे। तो ठीक है, वैसे इन स्लाइड्स में एक और नंबर भी है। मैंने ठहरे स्लाइड्स आपसे, ये स्लाइड में से मैंने अपलोड कर दी है। यहाँ पे देखें, ये 17 एंड 11 के तौर पे भी यहाँ पे एक नंबर अवेलेबल है। आप ये एग्जांपल भी कर सकते हैं अपने तौर पे अगर करना चाहें तो। वैसे छोटा नंबर लेना चाहें तो जिस तरह मैंने आपको दे दिया, p = 3 ले लें, q = 7 ले लें, देन कैलकुलेशन कर लें। या p को आप 7 ले लें और q को आप 13 ले लें या 11 ले लें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो छोटे नंबर से आप कैलकुलेशन करके एज फॉर द सेक ऑफ द प्रैक्टिस आप ये काम, ये एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उसका कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो आपके कैलकुलेटर जो आपका स्मार्टफोन है उसके ऊपर भी आ जाएगा। बाकी इसको मॉड को, बड़ा नंबर का मॉड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको ट्रिक एक है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगली। सर मॉड तो पहले ही बहुत इजी है, इसमें मॉड में क्या मुश्किल है? बाद होता है ना, जिस तरह जैसे 53 का मॉड 103, ये बड़ा नंबर हो गया ना, तो इसका कैलकुलेटर के ऊपर मॉड आपका 53 रिटर्न हो जाएगा। 53 तो नहीं रिटर्न होगा, 53 रेज़ टू द पावर 103 मॉड 143, ये जो हमारी एग्जांपल है 53 रेज़ अच्छा सही, ठीक हो गया।
पावर अगर उसकी इंक्रीज हो जाए ना, ठीक है। ठीक हो गया। मैं सिंपल मोड की बात कर रहा था, स्टैक मोड की। ना सिंपल मोड तो आसान है, बहुत दफा। चलें अब लेट मी शेयर यू दी मार्क योर अटेंडेंस। ये एग्जांपल आप